Welcome everybody. This is our second class in question bank series for class 10th chapter the human eye, and previous video we have discussed up to question number 20, and in this video we are going to move forward from those questions. And if you have any doubts regarding our previous video, then you can ask in comment section. I will try to resolve them as soon as possible, and I will ask you to share our videos, subscribe to our channel, like our videos, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content. It is a zero cost way for you to help us and to support us to subscribe our channel and share our videos. With this, let's start today's video with question number 21. So क्वेश्चन नंबर 21 में मेंशन है that million of people are developing corneal blindness. This disease can be cured by replacing defective cornea with the cornea of donated eye. आपके स्कूल ने कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आपको ये बताना है कि आप इस कैंप में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉर्निया क्या होता है. सो जो कॉर्निया होता है वो आपके आई का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और ये क्या करता है, आपके आई को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से. बाहर एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, धूल है, इन सभी से आपकी आई को प्रोटेक्ट करता है और ओनली जो लाइट रेज हैं उनको अंदर जाने में अलाउ करता है. नाउ अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई कैंपेन है जहाँ पे कॉर्निया डोनेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो आप वहाँ पे लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये कैंप आपके स्कूल में लग रहा है, मीन्स आपकी एज अभी स्मॉल है, आप अराउंड 10 to 15 ईयर्स के बीच में हो. सो ऑन दैट टाइम आप कॉर्निया डोनेशन के लिए साइन अप नहीं कर सकते, बिकॉज आप एक माइनर हो और माइनर्स ये डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता. इसके लिए आपको अडल्ट होना पड़ेगा. सो आप अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हो, आप पीपल्स को मोटिवेट कर सकते हो. वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि आप कैसे कॉर्निया को डोनेट कर सकते हो. एंड मोटिवेशन में आप उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हो दैट आफ्टर डेथ, जब आपकी डेथ हो जाएगी, जो भी पीपल उधर डोनेट करने के लिए आए या उधर विजिट करने के लिए आए हुए हैं, तो जो आपकी आईज हैं वो एज इट इज वेस्ट चली जाती हैं, मीन्स उनका कोई यूज नहीं होता. तो अगर आप अपनी आंख डोनेट कर देते हैं तो उसकी हेल्प से, जो कॉर्निया इम्प्लांट की हेल्प से, आपकी आंख आपके मरने के बाद भी जिंदा रह सकती है. तो आप ऐसे उनको मोटिवेट कर सकते हो कि आप किसी एक और इंसान को देखने में हेल्प कर सकते हो. तो आप उनको मोटिवेट करके उनको कॉर्निया डोनेशन के लिए फर्दर गाइड कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 22 सेम है कि कैसे आप कॉर्निया डोनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हो. तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप कॉर्निया डोनेशन की बात कर लो या ही रेटिना डोनेशन की बात करो या कंप्लीट आई डोनेशन की बात करें, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा. क्वेश्चन नंबर 23 मायोपिया है. मायोपिया क्या होता है, जिसको नियर साइटेडनेस बोला जाता है. उसमें आपको पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता. इसको क्योर करने के लिए आप कॉनकेव लेंस का यूज करते हो. एंड ये होता क्यों है, बिकॉज रीजन नंबर 1 कि जो आपकी ये आंख का ये डायमीटर है या ये लेंथ है, ये इंक्रीज हो जाती है या फोकल लेंस की डिक्रीज हो जाती है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में. वहाँ पे हमने प्रॉपर आपको डायग्राम भी दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इस प्रीवियस वीडियो में ये कंप्लीट क्वेश्चन देख सकते हो. तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 24 में मेंशन है दैट एक पर्सन है जो 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ
न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। तो हमें ये बताना है कि उसको कौन सा डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट के लिए हमें रे डायग्राम बताना है और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हमें ये सब बताना है। सो वी नो कि अगर ये सपोज कीजिए हमारी आई है, तो इस आई के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। तो हम ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आई है और ये हमारे आई का जो लेंस है उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या होगा, एक यहाँ पे नियर पॉइंट होगा और यहाँ पे एक फार पॉइंट होगा। जो नियर पॉइंट है एक एवरेज पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर पे माना जाता है, और जो फार पॉइंट है दैट ये अज्यूम किया जाता है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है दैट कि पर्सन है जो 50 सेंटीमीटर पे नहीं पढ़ पा रहा, मीन्स न्यूज़पेपर कहीं यहाँ पे रखा है, यहाँ पे न्यूज़पेपर रखा हुआ है और वो उसको नहीं पढ़ पा रहा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो इसका ये नियर पॉइंट है ये शिफ्ट होके 50 सेंटीमीटर से कहीं आगे चला गया है। ये 50 सेंटीमीटर है तो नियर पॉइंट इससे कहीं आगे चला गया है, सो दैट वो नियर पॉइंट पे नहीं देख पा रहा। वो दूर का देख पा रहा है बट पास का नहीं देख पा रहा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर मेट्रोपिया। इस केस में क्या होता है, ये होने के दो ही रीजन होते हैं। नंबर 1, चेंज इन लेंथ ऑफ आईबॉल। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगी, ये आईबॉल की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, सो दैट जो इमेज बने वो इमेज रेटिना के पीछे बने, लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे इमेज बनाने लगे इस न्यूज़पेपर की सपोज, तो ये लेंस पे लाइट गई और जो अभी इमेज बनेगी वो लेंस के पीछे बनती है ऐसे। मीन्स जो आई की लेंथ थी वो छोटी हो गई। या तो रीजन ये होता है, या नंबर 2 रीजन होता है दैट चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ आई। जो हमारा ये लेंस था इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, तो फोकल लेंथ बढ़ गई और जो ये डिस्टेंस था ये कम हो गया। आप ऐसे बता सकते हैं। नाउ अब हमें इसको क्या करना है, क्योर करना है। तो इसको क्योर करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हो, और इसका जो रे डायग्राम है अभी हम आपको प्रॉपर वे में दिखाते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं पहले। सो हियर इज द रे डायग्राम फॉर हाइपोमेट्रिक आई। हाइपोमेट्रिक आई में क्या हुआ, जो आपका नियर पॉइंट पहले कहाँ पे था, एन डैश पे था, अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, एन पे। तो अगर ऑब्जेक्ट एन डैश पे आता है तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसकी इमेज आपके आई के रेटिना के पीछे बनेगी। मीन्स या तो आपकी आई बॉल छोटी हो गई साइज में, या इसकी जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, सो दैट अब ये दूर फोकस करता है। तो इसको क्योर करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हो। कॉन्वेक्स लेंस का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्ट को इसके फोकल, और यहाँ पे इसका अगर हम ये ले लें, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा, और अगर लेंस का फोकल पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे, तो जो ये इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो बनेगी रियल वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और उसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सो दैट इमेज एन के ऊपर बने जहाँ पे हमारा एक्चुअल नियर पॉइंट है अभी आई का। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। वो यहाँ पे एक वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है जहाँ तक हम देख सकते हैं जो हमारा अभी रियल में नियर पॉइंट हो गया है शिफ्ट होने के बाद, और इसको लाइट जो हमारी आई है वो प्रॉपरली फोकस कर पाती है, और इस केस में जो हमारा ये डिफेक्ट है ये करेक्ट हो जाता है। सो हाइपरोमेट्रिक आई के लिए आप कॉन्वेक्स यूज करोगे लेंस, और मायोपिक आई के लिए आप कॉनकेव लेंस यूज करोगे।
और दोनों लेंसेज हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं जिसको आई वापस से फोकस करती है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट ए। पार्ट बी में मेंशन है we see advertisement for eye donation on television or in newspaper, write the importance of such advertisement। हम न्यूज़पेपर और टीवी में आई डोनेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स का बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि जितने लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उतने लोग क्या होंगे, अवेयर होंगे। अवेयर से वो मोटिवेट होंगे, और जब वो मोटिवेट होंगे तो वो डोनेट करेंगे, और अगर वो डोनेट करेंगे तो कुछ लोग हैं जो क्योर होंगे। क्योर का मीन्स जिनको आई में प्रॉब्लम है वो डोनेटेड आईज का यूज करके या उस डोनेटेड आई से कोई स्पेसिफिक पार्ट लाइक कॉर्निया या रेटिना इनका यूज करके या लेंस का यूज करके वो उनकी आंखों की या उनकी विजन की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज हम आईज को मैन्युअली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बॉडी में बना नहीं सकते। सो दैट्स वाई हमें वो डोनेशन के थ्रू ही मिल सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं। ट्वेंटी फाइव में मेंशन है एक स्टूडेंट है जो चार्ट नहीं देख सकता 3 मीटर से डिस्टेंस पे इनसे उससे। तो ये क्वेश्चन हम एज इट इज कर चुके हैं कि 3 मीटर के डिस्टेंस पे उसको नहीं दिख रहा, तो मीन्स उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा, पास का दिखाई दे रहा है। सो इट इज मायोपिया। होता क्यों है? क्योंकि आई की लेंथ बढ़ जाए या लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया का उल्टा, और यहाँ पे लेंस कॉनकेव यूज किया जाता है। ये हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 में मेंशन है एक ओल्ड पर्सन है जो 1 मीटर से पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। इसके लिए रे डायग्राम बनाना है। सो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि पर्सन 1 मीटर से क्लोजर ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, मीन्स उसकी जो आई है अगर यहाँ पे 1 मीटर है तो वो ये यहाँ पे रखे हुए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। तो उसको किस टाइप का प्रॉब्लम है? दैट इज मायोपिया, ओ सॉरी हाइपरमेट्रोपिया। उनको हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में आप हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस बोला जाता है, मीन्स आप दूर का देख सकते हो और पास का नहीं देख सकते। और इसको क्योर कैसे किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस से क्योर किया जाता है, और हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, और हमने इसका डायग्राम भी डिस्कस किया है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो फिर से मायोपिक आई के लिए है, और यहाँ पे मेंशन है कि एक पर्सन है जो नहीं देख सकता 2 मीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट होगा वो अगेन मायोपिया मीन्स नियर साइटनेसनेस, कि आप पास का देख सकते हो और दूर का नहीं देख सकते। उसके लिए रे डायग्राम हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये रे डायग्राम है। यहाँ पे ये मेंशन है दैट यहाँ पे जो फार पॉइंट था पहले वो इन्फानाइट पे था, समथिंग वेयर सपोज यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है। तो अभी आप यहाँ तक का देख सकते हो, ओ पॉइंट के आप लेफ्ट में नहीं देख सकते क्लियरली। अगर आप ओ पॉइंट के लेफ्ट में जाते हो और उसकी इमेज आपकी आंख के कहाँ बनती है, रेटिना से पहले बन जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? नंबर 1 कि आपके आई की जो आई बॉल की शेप है वो बढ़ गई है, या आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है। तो इन दोनों रीजन की वजह से मायोपिया हो सकता है। इसको क्योर कैसे करते हैं? हम एक कॉन्केव लेंस यूज करते हैं जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनाता है, जो ओ डैश पे आपका ऑब्जेक्ट है
इसकी इमेज बनाता है ओ पे, और वो इमेज आपकी आंख के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है जिसको आपकी आंख फोकस कर पाती है। सो दैट्स हाउ आप मायोपिया को क्योर करते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 28 द रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, इंसिडेंट, एमरजेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन शो करना है हमें। तो हम यहाँ पे एक सिंगल कलर लाइट के लिए शो करेंगे, और पहले हम यहाँ पे प्रिज्म क्रिएट करते हैं। सो लेट्स डिलीट दिस एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, हम एक प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म विथ फिल। सो सपोज ये हमारे पास एक प्रिज्म है। नाउ प्रिज्म का एक एंगल होता है जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। सो लेट दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको नॉर्मली ए से ही डिनोट किया जाता है। नाउ अब हम इस पे एक इंसिडेंट रे लेते हैं। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। नाउ जब भी हमें इंसिडेंट रे मिल रही है, अब ये रे एयर से ग्लास में जा रही है। यहाँ पे एयर है एंड दिस इज ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। मीन्स ग्लास एक डेंसर मटेरियल है और एयर एक रेयरर मटेरियल है ऑप्टिकली। तो जब भी रेयर से डेंस मटेरियल में लाइट जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। मीन्स अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल समथिंग लाइक ऐसे आएगा। तो अब ये लाइट, रेड लाइट रे जिसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, अब वो स्ट्रेट ना जाके इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। तो हम पहले इसके स्ट्रेट पाथ को प्लॉट कर देते हैं सो दैट आपको आसानी रहे समझने में। अब लाइट को नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था, अब ये ऐसे ना जाके बेंड हो जाएगी, और हम इस जो बेंडेड लाइट है इसको हम सेपरेट कलर से शो करते हैं। सपोज हम इसको पिंक कलर से शो करते हैं। तो अब ये लाइट ऐसे जाएगी बेंड होके, और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बाउंड्री आ गई है, और हमें यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी नॉर्मल। और अब लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, अब ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये हो गया ऑप्टिकली डेंस टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऐसे केस में क्या होता है, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। सो अब जो लाइट जाएगी वो नॉर्मल से दूर जाएगी। सो आउटगोइंग लाइट ऐसे हो जाएगी। और अगर आप इस आउटगोइंग लाइट को एक्स्ट्रापोलेट करते हो अंदर की तरफ, तो ये लाइट समथिंग आपको ऐसे जाती हुई फील होगी। और ये दोनों लाइट एक दूसरे के साथ एंगल बनाती है, इस एंगल का भी नेम होता है, अभी आपको बताएंगे। सो ये हमारी इनकमिंग लाइट थी, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। जिसको हमने पिंक कलर से शो किया है। और जो ये बाहर आ रही है प्रिज्म से, इसको बोला जाता है एमरजेंट रे। और इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे जो एक दूसरे के साथ एंगल बनाती हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। सो हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे को मार्क करना था, एमरजेंट रे को मार्क करना था, और एंगल ऑफ डेविएशन बताना था। तो हमने ये सब एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 में रे डायग्राम बनाना है और एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप सेम फिगर क्वेश्चन नंबर 29 में बता सकते हो।
अब क्वेश्चन नंबर 30 है, जहाँ पे बोला गया है कि आपको एक डायग्राम बनाना है जिसके थ्रू आपको रेनबो को एक्सप्लेन करना है कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो ये हम अपनी थ्योरी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इन डेप्थ, इन डिटेल्स, सभी केसेस लेके, और यहाँ पे आपको हम जस्ट ब्रीफ में बताएंगे। अगर आपको फुल डिटेल्स में चाहिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 30। तो पहले हम एक आइस बॉल बनाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं, क्योंकि हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो हम पानी की वही बूंद बना रहे हैं। लेट्स चेंज इट्स फिल स्लाइटली। सो सपोज कीजिए आपके पास ये एक पानी की बूंद है। अब क्या होगा, इसके ऊपर सन से लाइट आएगी। हम दिस इज आवर सन, जो स्पेस में कहीं पे है, वहां से इसके पास लाइट आती है। सो और यहाँ से व्हाइट लाइट आएगी। सन को हमने रेड शो किया हुआ है, बट जो व्हाइट लाइट आएगी वो व्हाइट आएगी। सो ये व्हाइट लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक करती। नाउ जब यहाँ पे व्हाइट लाइट आती है और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पे क्या है, बाहर क्या है, यहाँ बाहर पे है एयर, और ये क्या है, वाटर। इसके अंदर है वाटर। सो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, वाटर। तो एयर है रेयर मटेरियल और वाटर है डेंस मटेरियल। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। मीन्स वाटर डेंस मटेरियल है, एयर एक रेयर मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो हम यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं ब्लैक कलर से। सो दिस इज नॉर्मल, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। और हमने अपनी थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल कि जो ये बेंडिंग होती है, ये सबसे नॉर्मल के साथ जो बेंडिंग एंगल होगा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, सबसे कम होता है ब्लू के लिए, उससे ज़्यादा होता है रेड के लिए, उससे ज़्यादा होता है ग्रीन के लिए, और उससे ज़्यादा होता है रेड के लिए। अगर आपके पास ये स्पेक्ट्रम है, हम स्पेक्ट्रम को ऐसे लिखते हैं विव ग्योर। तो जो वोयलेट है उसका एंगल नॉर्मल के साथ सबसे कम होता है, रेड का एंगल सबसे ज़्यादा होता है। प्रिज्म में आप इसको उल्टा लिखते हो, प्रिज्म के केस में ऐसा होता है, सबसे नीचे प्रिज्म में वोयलेट कलर होता है और सबसे ऊपर रेड कलर होता है। सो सबसे कम एंगल नॉर्मल का वोयलेट कलर के साथ होगा। तो हम यहाँ पे पहले वोयलेट या ब्लू कलर हम लेते हैं, हम ब्लू कलर ले रहे हैं। सबसे कम एंगल ब्लू कलर के साथ है, उसके बाद आएगा ग्रीन कलर के साथ, उसके बाद है ग्रीन कलर के साथ, और उसके बाद आएगा रेड कलर जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से लाइट अपने कलर्स में सेपरेट हो जाती है। और यहाँ पे एक्चुअली 7 कलर्स होंगे, हमारे पास 7 कलर्स के ऑप्शन नहीं है और डिस्प्ले करने के लिए, इसलिए हम 3 कलर्स ही यूज कर रहे हैं। नाउ जो ये फिनोमिना है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट अपने कलर्स में स्प्लिट हो गई, तो इसको डिस्पर्शन बोला जाता है। जब लाइट अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाए, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, तो इसको बोला जाता है डिस्पर्शन। ना यहाँ पे लाइट है जो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। क्यों होती है, यहाँ से डिस्पर्स क्यों नहीं हो जाती है, हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां पे जाके कंप्लीट डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ से लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रेड लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे ऐसे आ जाती है। फिर आती है ग्रीन लाइट, हम इनको थोड़ा प्रॉपर वे में शो करते हैं। अगेन
रेड लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी तो रेड लाइट यहाँ पे पहुंच जाती है। अब ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से टोटल इंटरनली, तो ग्रीन कलर यहाँ पे पहुंच जाता है। और लास्ट में ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है, सो ब्लू कलर यहाँ पे पहुंच जाता है। अब यहाँ से ये कलर बाहर आते हैं यूजिंग रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में अब क्या होगा, ये आ रहे हैं वाटर से, यानी वाटर एक डेंस मटेरियल है, टू एयर, वाटर टू एयर आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। सो इसके केस में, रेड के केस में ये नॉर्मल होगा, ग्रीन के केस में ये नॉर्मल होगा, और ब्लू के केस में ये नॉर्मल होगा। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ब्लू का एंगल एंटरिंग के टाइम पे सबसे कम था, अब ब्लू का एंगल एग्जिट के टाइम पे सबसे ज्यादा होगा, मींस ब्लू कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा, ऐसे निकलेगा। उसके बाद ग्रीन कलर, और ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल निकलते हैं। और उसके बाद निकलता है रेड कलर सबसे कम एंगल के साथ। सो दैट्स हाउ ये कलर्स रेनबो की फॉर्म में एक वाटर ड्रॉपलेट से बाहर बन के आते हैं। अब अगर यहाँ पे आप मल्टीपल वाटर ड्रॉपलेट्स ले लो तो आप यहाँ पे देख पाओगे इजीली, आपको एक स्ट्रिंग ऑफ कलर्स मिल जाती है जो कि आपको रेनबो की फॉर्म में दिखाई जाती है। सो दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। जब भी सनलाइट से व्हाइट लाइट आती है, सन से व्हाइट लाइट आती है, वो एक वाटर ड्रॉपलेट पे स्ट्राइक करती है, तो जब वो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन से व्हाइट लाइट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको डिस्पर्शन बोलते हैं। फिर पहले फर्स्ट टाइम जहाँ पे वो स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे इंटरनली, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, और सेकंड टाइम स्ट्राइक करती है वहाँ से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है, और आपको वहाँ से सेपरेटेड कलर्स मिलते हैं। और क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट ऊपर एटमॉस्फेयर में होते हैं तो इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हमसे, तो जो इससे बाहर कलर आते हैं जब तक हम तक पहुँचते हैं वो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और हमें वो सेपरेट कलर्स ईजिली दिखाई दे जाते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, इसको क्लियर करते हैं। सो 31 में मेंशन है, how will you use two identical glass prisms so that narrow beam of white light incident on one prism emerges out as second prism white light, means हमें दो प्रिज्म का यूज करना है और हमें व्हाइट लाइट को एंटर करवाना है और व्हाइट लाइट को ही एग्जिट करवाना है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक प्रिज्म ले सकते हो ऐसे पहले वाला, और इसका आइडेंटिकल प्रिज्म यहाँ पे रिवर्स रख दो। उस रिवर्स रखने से क्या होगा कि जब यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर करेगी, यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो ये स्प्लिट हो जाएगी कलर्स में। सपोज कीजिए अभी हम दो ही कलर ले रहे हैं कि ये पहला वाला कलर है और ये दूसरा वाला कलर है। तो जब ये कलर्स यहाँ से एग्जिट करेंगे और यहाँ से दूसरे प्रिज्म से क्रॉस करेंगे तो ये फिर से एक दूसरे के साथ कंबाइन करके आपको एग्जिट पे अगेन व्हाइट लाइट देंगे। इनका प्रॉपर डायग्राम हम अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे डायग्राम देख सकते हैं कि एक्चुअल डायग्राम ऐसे होगा कि जब व्हाइट लाइट आएगी तो वो रेड और वॉयलेट में स्प्लिट हो जाएगी, और फिर वो रेड और वॉयलेट जब दूसरे प्रिज्म से पास होंगे तो वो एग्जैक्टली फिर से कंबाइन होके व्हाइट लाइट बना देंगे। और कंडीशन क्या है कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के आइडेंटिकल होने चाहिए और एक दूसरे के रिवर्स रखे होने चाहिए। मीन्स अगर आप दोनों प्रिज्म को मिला दो तो आपके पास एक टाइप की ग्लास स्लैब बननी चाहिए। जैसे आप अगर इन दोनों प्रिज्म को आप मिला देते हो तो आपके पास इस टाइप की एक ग्लास स्लैब बन जाएगी, और ग्लास स्लैब से आपको पता है कि व्हाइट लाइट एंटर होती है और व्हाइट लाइट ही निकलती है। और हमने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी की क्लास में कि व्हाइट लाइट एंटर होने पे व्हाइट लाइट ही क्यों निकलती है ग्लास स्लैब से, कलर्स क्यों नहीं निकलते। ये सब आप हमारी थ्योरी की वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो। हमने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे यहाँ से जो कलर्स तो निकलते हैं बट उनके बीच का डिफरेंस इतना स्मॉल होता है कि उनको विजिबल आईज से देखा नहीं जा सकता।
हमें वो सब करने के लिए बहुत ही थिक ग्लास स्लैब की जरूरत होगी, सो दैट हम वहाँ पे कलर्स देख पाए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 32, हमें ये बताना है ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बेसिस पे कि क्या होगा जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जाएगी और एक वाइट लाइट जाएगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक, अगर आप इस वर्ड को डिवाइड करोगे, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, लाइट, सिंगल कलर लाइट। जैसे हमारे पास जो रेनबो होता है उसमें हमारे पास ये कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग ये है कि आप कोई सिंगल कलर के लाइट ले लो और उसको पास आउट करवाओ। सो हम आपको सभी के डायग्राम बना के दिखाएंगे। वैसे हम ये थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ग्लास प्रिज्म से और इससे ग्लास स्लैब से जब डिफरेंट टाइप की लाइट्स पास आउट करती है तो क्या होता है। तो पहले हम ग्लास स्लैब की बात करते हैं। सपोज कीजिए ये ग्लास स्लैब है, हम इसका थोड़ा फिल चेंज कर लेते हैं सो दैट सो दिस इज ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में क्या होगा, लेट अस कॉपी दिस बिकॉज हमें इसका फिर से यूज करना है। सो जब इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक करेगी, हम सपोज करते हैं हम रेड कलर की लाइट ले रहे हैं, तो ये इस पे रेड कलर की लाइट स्ट्राइक करती है। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एयर टू ग्लास जा रही है लाइट, तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन करना है और रिफ्रैक्शन के लिए हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। सो हम ब्लैक कलर से नॉर्मल बनाते हैं और अब ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, सो ये ऐसा पाथ फॉलो करेगी और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो हमें यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाना होगा। सो दिस इज आवर सेकंड नॉर्मल। और ये लाइट अभी डेंस टू रेयर मीडियम जा रही है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। यहाँ पे रेयर टू डेंस आई थी तो बेंड की नॉर्मल की तरफ आई थी, अब यहाँ पे डेंस टू रेयर जा रही तो नॉर्मल से दूर जाएगी। मीन्स ये लाइट अब ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। अब हम यहाँ पे सेम करते हैं प्रिज्म के लिए। सो हम यहाँ पे प्रिज्म बनाते हैं। सो दिस इज आवर प्रिज्म। अब इस पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, सेम रेड कलर। जब इस पे रेड कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट डलेगी तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन करना है तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। दिस इज नॉर्मल। अब ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रेयर टू डेंस जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। सो मीन्स जो लाइट है वो ऐसे बेंड हो जाएगी। यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, अभी डेंस टू रेयर जा रही है तो फिर से नॉर्मल बनाएंगे एंड नॉर्मल बनने के बाद अब ये लाइट जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज डेंस टू रेयर जा रही है तो ये लाइट ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये दोनों केस हो जाते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के, कि जब आप एक सिंगल कलर की कोई लाइट लोगे तो उस केस में लाइट कैसे बिहेव करेगी। ओके, नाउ अब हम लेते हैं व्हाइट लाइट का केस, कि जब व्हाइट लाइट होगी तब लाइट कैसे बिहेव करेगी दोनों से। सो लेट अस क्लियर दिस मोनोक्रोमेटिक कलर। सो हम इनको क्लियर कर देते हैं।
let us create some gap between both these two. Now अब हम यहाँ पे व्हाइट लाइट स्ट्राइक करवाएंगे, मीन्स हमें जो इसका कलर है वो कलर चेंज करना होगा सो दैट हम आपको दिखा पाए। और सिमिलरली इसके लिए भी हम इसका आउटर कलर चेंज करेंगे थोड़ा, सो दैट हम इसमें व्हाइट लाइट को स्ट्राइक होता हुआ आपको दिखा पाए। सो लेट अस स्ट्राइक व्हाइट लाइट, और हम ऊपर का टॉपिक क्लियर कर देते हैं अपना। अभी हम यूज कर रहे हैं व्हाइट लाइट। सो जब व्हाइट लाइट स्ट्राइक करेगी तो फिर से सेम होगा कि फिर से रिफ्रैक्शन होगा और आपको फिर से नॉर्मल बनाना पड़ेगा। सो हमने ब्लैक कलर से ये नॉर्मल बना दिया। नाउ जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो कलर स्प्लिट होते हैं लाइट के। कलर स्प्लिट होते कैसे हैं? ब्लू कलर का एंगल नॉर्मल के साथ सबसे कम होता है, रेड का सबसे ज्यादा होता है। तो हम 3 कलर यूज करेंगे, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो सबसे कम एंगल ब्लू कलर का होगा यहाँ पे, उसके बाद आएगा ग्रीन कलर, और उसके बाद आएगा रेड कलर। सो ऐसे हमारे पास 7 कलर्स आ जाएंगे टोटल। हम आपको उसमें से आपको बस 3 ही शो कर रहे हैं। अब ये तीनों कलर जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, मीन्स आपको फिर से नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट के लिए नॉर्मल है, ये सेकंड के लिए नॉर्मल है, और ये थर्ड के लिए नॉर्मल है। नाउ क्या होगा, जो कलर्स हैं वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होंगे, मीन्स नॉर्मल से दूर जाएंगे। और दूर कैसे जाते हैं? हमने जब थ्योरी की क्लासेस की हैं तो हमने आपको बताया है ग्लास स्लैब के केस में जो लाइट एंटर होती है, आउट होने वाली लाइट उसके हमेशा पैरेलल होती है। तो जो बाहर लाइट निकलेंगी वो हमेशा तीनों एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगी, बिकॉज वो इसके भी पैरेलल होंगी। सो ब्लू लाइट ऐसे आएगी, उसके बाद ग्रीन लाइट आएगी जो कि ब्लू के पैरेलल होगी, और उसके बाद आएगी रेड लाइट जो इन दोनों के पैरेलल होगी। नाउ अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कलर्स तो मिल रहे हैं, बट जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होता है। डिस्टेंस वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? 10⁻⁻10 मीटर्स में। और ये पैरेलल रहता है, मीन्स ये डिस्टेंस बढ़ता नहीं है। इनके आपस में कंबाइन होने के ही चांसेस हैं, एक दूसरे से दूर जाने के चांसेस नहीं है। सो बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, हम नॉर्मल आइज से यहाँ पे नहीं देख पाते कि जब ग्लास स्लैब है उससे कलर्स बाहर आ रहे हैं। हमें वहाँ पे व्हाइट लाइट ही दिखाई देती है। अगर आप इस ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ा दो, ये ग्लास स्लैब को बहुत ही चौड़ा कर दो, उस केस में पॉसिबल है कि अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की ग्लास स्लैब ले लो तो अब आपको कलर्स दिखाई दे जाए। अब सेम केस हम करते हैं किसके लिए? प्रिज्म के लिए, कि जब हम प्रिज्म पे व्हाइट लाइट लगाएंगे तो यहाँ पे हमें कलर्स इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से नॉन पैरेलल कलर निकलते हैं। तो हमने व्हाइट लाइट लगाई, इस पे हम नॉर्मल गिराएंगे, दिस इज आवर नॉर्मल। अब हम फिर से 3 कलर्स लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। पहला होगा ब्लू, ब्लू का एंगल सबसे कम होता है, सो दिस इज ब्लू। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन का एंगल उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और उसके बाद आता है रेड जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होता है। और अब ये तीनों कलर फिर से रिफ्रैक्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे फिर से जो लाइट है वो डेंस टू रेयर मीडियम जा रही है, तो रेड कलर ऐसे निकलता है बाहर। ग्रीन लाइट का एंगल थोड़ा और ज़्यादा होता है, और ब्लू का एंगल सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये रेयर टू डेंस टू रेयर जा रही है। जब ये ब्लू लाइट रेयर टू डेंस जा रही थी तो इसका एंगल सबसे कम था, जब ये रिवर्स करेगी तो एंगल सबसे ज़्यादा होगा। और जब आप यहाँ पे देखोगे कि अब ये तीनों कलर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो इसकी वजह से ही हमें
जो प्रिज्म है, प्रिज्म के केस में कलर्स दिखाई देते हैं और स्लैब के केस में कलर्स दिखाई नहीं देते, बिकॉज इसके केस में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। और ये डिस्टेंस क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, प्रिज्म की साइड से एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, दैट्स वाई हमें कलर्स दिखाई देते हैं। ग्लास स्लैब की साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए हमें कलर्स दिखाई नहीं देते। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 33 क्वेश्चन नंबर सेम है, एज इट इज है, जैसा कि 32 है, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप सेम आंसर कर सकते हो। 34 रेनबो के बारे में है, तो रेनबो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियसली, तो आप वहाँ से हमारी वीडियो में पीछे जाके इस क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, स्टेट इट्स कॉज और डायग्राम। तो डायग्राम तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बन चुका है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, तो अभी हम आप उसका थ्योरी बताते हैं कि डिस्पर्शन की थ्योरी क्या होती है। सो डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन क्या होता है? इट इज फिनोमिना ऑफ splitting of white light into its constituent colors due to रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से व्हाइट लाइट अपने बेसिक कलर्स में टूट जाती है और इसी को डिस्पर्शन कहा जाता है। और इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो, डिस्पर्शन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, तो ये डिस्पर्शन है। और प्रिज्म के लिए डिस्पर्शन का डायग्राम ये यहाँ पे बना हुआ है, आप इसी को बना सकते हो, या हमारी थ्योरी की क्लास है वहाँ पे हमने इसको फुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से भी आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सो विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये क्वेश्चन सेम है, स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का कॉज हमने बता दिया कि क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ग्लास प्रिज्म का डायग्राम हमने ये दिखा दिया। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि अगर दो प्रिज्म आपके पास हों, हमारे पास अगर ये दो प्रिज्म है और हम इन दो एक दूसरे के इनवर्स में रख देते हैं तो क्या होगा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका हमने आपको डायग्राम भी दिखाया था। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में मेंशन किया गया है कि व्हाइट लाइट को स्प्लिट करने के लिए एक्टिविटी बतानी है। तो वो एक्टिविटी आप प्रिज्म का यूज करके बना सकते हो कि अगर आपके पास एक प्रिज्म होगा, अगर आपके पास एक प्रिज्म है, आप प्रिज्म पे व्हाइट लाइट लगाओगे तो यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाएंगे, 7 कलर्स मिल जाएंगे। ऐसे करके डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। और इनको वापस कंबाइन करने के लिए फिर आप क्या कर सकते हो कि आप एक रिवर्स प्रिज्म ले सकते हो। रिवर्स प्रिज्म के केस में क्या होगा कि ये कलर्स जब जाके सेकंड प्रिज्म से पास होंगे तो ये आपको फिर से कंबाइन होके व्हाइट लाइट दे देंगे, और इसका डायग्राम भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। में बताना है, एक नैरो बीम है व्हाइट लाइट की। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट लाइट मेंशन किया गया है और वो प्रिज्म से पास होती है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। तो जो फिनोमिना ऑब्जर्व होगा दैट इज रिफ्रैक्शन। उसका डायग्राम हम आपको शो कर देते हैं कि कैसा शो किया जाएगा डायग्राम। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इस टाइप का फिनोमिना ऑब्जर्व होगा जहाँ पे व्हाइट लाइट एंटर होने के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और जो 7 कलर्स जो स्टार्ट होते हैं आप इनको ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, जो स्प्लिटिंग होगी दैट इज विबग्योर
नीचे से आप स्टार्ट करोगे लिखना। सो सबसे नीचे वॉयलेट होगा और सबसे ऊपर रेड कलर होगा। ऐसे आप इनको रिमेंबर कर सकते हो। और जो ये फिनोमिना है वो नंबर 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इस कलर्स। ये हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 39 है, डिफाइन द टर्म डिस्पर्शन। डिस्पर्शन अभी आपको बताया कि डिस्पर्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स कलर्स। तो अब ये बताना है कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है। अब बेंडिंग हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है उसके रिस्पेक्ट में बेंडिंग मेजर की जाती है। और नॉर्मल अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो जो सबसे ज्यादा बैंड होता है दैट इज वॉयलेट। मीन्स हर कलर को स्ट्रेट जाना चाहिए था, पर सब नॉर्मल के पास सबसे ज्यादा कौन है, दैट इज वॉयलेट, और सबसे कम रेड। तो सबसे ज्यादा बैंड होने वाला कलर वॉयलेट है और सबसे कम बैंड होने वाला कलर रेड है स्ट्रेट लाइट से। और उसको आप एंगल ऑफ डेविएशन से भी मेजर कर सकते हो, कि जैसे इसी डायग्राम में अगर आप रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बनाओगे, सो रेड कलर के लिए आपको एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे मिलेगा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर आप ब्लू कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बनाओगे, और एंगल ऑफ डेविएशन बाहर से बनता है, सो ब्लू कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ये बनेगा। सो आप देख सकते हो कि जो ब्लू कलर का एंगल है ये एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो रहा है, ब्लू कलर, और सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है, रेड कलर। सो दिस कवर्स क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम क्या है। सो स्पेक्ट्रम क्या होता है, a light ray is made from light of different wavelengths. Separating those wavelengths and showing them individually as a collection is known as spectrum। मतलब सपोज कीजिए आपके पास वाइट लाइट है, आपके पास वाइट लाइट है। सो जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करोगे, जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा आता है। ये आप ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हो कि व्हाइट लाइट पास होने के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो जब आप इन 7 कलर्स को एक साथ दिखाते हो तो ये क्या बन जाता है, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। मीन्स कोई भी रे हो वो अलग अलग वेवलेंथ से मिलके बनी होती है। जब आप उन सभी वेवलेंथ को अलग अलग करके एक साथ दिखाते हो तो उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। अब उस स्पेक्ट्रम को वापस कैसे करना है, रिकम्पोज कैसे करना है, मीन्स आपने व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रम में तोड़ दिया, अब उस स्पेक्ट्रम को व्हाइट लाइट में कैसे लेके जाएंगे, तो वो आप इस ऐसे कर सकते हो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, कि आप 2 प्रिज्म दीजिए, दोनों को एक दूसरे के साथ इनवर्स फॉर्म में रख दीजिए। तो पहला जो प्रिज्म है वो स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करेगा और दूसरा उसको रिवर्स करके व्हाइट लाइट बना देगा। सो विद दिस हम क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट कर चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है,
आप बेटर वे में चीज़ें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, then please consider like, share and subscribe, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content, and it is a zero cost way for you to support us. So please consider like, share and subscribe. With this I take leave for today. We will meet in next video with the remaining questions. Till then, bye, and don't forget to subscribe.